दोस्तों, धरती की शेप कैसी है? इट्स स्फेरिकल, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे? आखिर हम इतने श्योर कैसे हैं? आंखों से देखने पर तो धरती हमें सपाट दिखती है। धरती को गोल मानने की एक बड़ी वजह हमारी स्कूली पढ़ाई और मीडिया है, जहां हर जगह धरती को गोल बताया जाता है, जबकि हमने खुद से कभी ये अनुभव नहीं किया है। हम में से ज्यादातर ने जो कुछ बताया गया है उसी को सच मान लिया है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी खुद से इसे जांचने की कोशिश की होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के धरती को गोल मानने की वजह सिर्फ साइंस में उनका विश्वास है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर संदेह करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं धरती दरअसल गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। फ्लैट अर्थ में विश्वास रखने वालों की एक अच्छी खासी तादाद इस दुनिया में मौजूद है, और इन लोगों की फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। वैसे तो और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये वाली मेन है। एक सर्वे के अनुसार हाल के वर्षों में फ्लैट अर्थ मॉडल में विश्वास करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है, और जिसका एक बड़ा कारण इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स है। आज यूट्यूब पर तमाम ऐसा कंटेंट मौजूद है जो साइंस की औसत जानकारी रखने वाले को फ्लैट अर्थ मॉडल के लिए कन्वेंस कर सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फ्लैट अर्थ मॉडल में विश्वास करने वाले लोग बेवकूफ हैं, तो आप गलत हैं। जरा सोचिए, आपके सामने एक व्यक्ति है जो फ्लैट अर्थ मॉडल में विश्वास करता है, तो आप उसे कैसे साबित करेंगे कि धरती सपाट नहीं बल्कि गोल है? आप शायद सोच रहे होंगे कि नासा की तमाम फुटेज मौजूद है जो कि ये सिद्ध करने के लिए काफी है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस सारी फुटेज को डॉक्टर्ड और नासा को गवर्नमेंट कंट्रोल एजेंसी बता दे, जिसका काम ही लोगों को स्फेरिकल अर्थ मॉडल के लिए कन्वेंस करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा तरीका नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम फ्लैट अर्थ मॉडल की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये साइंटिफिकली कितना सही है, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास करते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित द्विवेदी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। धरती गोल है, ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले से लोग जानते थे कि धरती गोल है, और जिसका सबसे बड़ा आधार था कि सूरज और चांद भी गोल थे, और क्षितिज से इनका उगना एक गोल धरती की संभावना पर बल देता था। 350 बीसी में एरिस्टोटल ने धरती के स्फेरिकल होने की घोषणा की, और जिसका आधार था कि जब हम नॉर्थ या साउथ की ओर लंबी यात्रा करते थे तो हमें कुछ नए तारे देखने को मिलते थे। 2000 बीसी के आसपास एक ग्रीक मैथमेटिशियन एराटोस्थेनीस ने न केवल यह साबित किया कि धरती गोल है, बल्कि इसकी परिधि को भी नापा। एराटोस्थेनीस ने सुना था कि 22 जून को इजिप्ट के साइन शहर के एक कुएं में दोपहर के समय सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और कुएं के तल पर कोई छाया नहीं बनती। उसने यही प्रयोग अलेक्जेंड्रिया में दोहराने का सोचा, और उसने एक पोल को सीधा खड़ा किया। उसने पाया कि अलेक्जेंड्रिया में 22 जून को दोपहर में पोल कुछ शैडो बना रहा था। इसका मतलब ऑन द वेरी सेम डे अलेक्जेंड्रिया में सूरज की किरणें सीधी नहीं थीं, जो कि एक कर्व्ड अर्थ की तरफ इशारा कर रही थीं। बाद में शैडो के एंगल को मेजर करके उसने धरती के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किया, जो कि वास्तविकता के काफी करीब था। दोपहर में जब सूरज ठीक सर के ऊपर होता है, तब ये धरती पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लंबाई की शैडो बनाता है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि धरती गोल है। सूरज का आकार चूंकि धरती से काफी बड़ा है और ये धरती से काफी दूरी पर है, इसलिए धरती पर इसकी जो रेज हैं वो स्ट्रेट आती हैं, और धरती की गोलाई की वजह से मिड डे के दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंबाई की शैडोज बनाती हैं। क्या फ्लैट अर्थर्स के पास इसका कोई जवाब है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर सूरज के आकार को छोटा कर दिया जाए और धरती से इसकी दूरी को कम कर दिया जाए तो भी लगभग यही रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज का आकार धरती से काफी बड़ा है और इसके ऐसा होने के तमाम सबूत हमारे पास हैं। लेकिन अभी उस सब पर चर्चा नहीं करते। पहले हम फ्लैट अर्थ के पूरे मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लैट अर्थ के मेनली दो तरह के मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक मॉडल में आर्कटिक रीजन डिस्क शेप्ड अर्थ के सेंटर में है, और डिस्क के किनारों पर अंटार्कटिका है जो पूरी डिस्क को घेरे हुए है। दूसरे मॉडल में अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही समुद्र से घिरी डिस्क पर मौजूद है। पहले वाला मॉडल ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसको ऑब्जर्वेशन के अनुकूल बनाना थोड़ा सा आसान है। फ्लैट अर्थ मॉडल पर जो पहला ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हैं वो ये कि यहाँ पर दिन रात कैसे होंगे। स्फेरिकल अर्थ पर तो हम जानते हैं कि दिन रात धरती के घूमने से होते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पर दिन होता है और बाकी हिस्से पर रात होती है। लेकिन अगर धरती फ्लैट हो तो वहां पर दिन रात होने को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? फ्लैट अर्थर्स के पास इसका भी एक सॉल्यूशन है, और वो है एक बेहद छोटा सूरज जो कि धरती से लगभग 3000 किलोमीटर दूर रहकर इस डिस्क शेप्ड अर्थ के ऊपर घूम रहा है। अपने छोटे साइज की वजह से ये एक समय में डिस्क शेप्ड अर्थ के केवल कुछ ही हिस्से को रोशन कर पाता है। क्या आपको सॉल्यूशन में कोई समस्या नजर आ रही है? एक्चुअल में इसमें एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि सूरज का आकार कितना बड़ा है और ये कितनी दूरी पर है,
और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है जिस पर आपको ईमान लाने की जरूरत हो। कोई भी इंसान आज थोड़ी सी मैथ लगाकर इसके आकार और दूरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। पर फॉर आर्गुमेंट सेक हम इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई भारी समस्याएं हैं। अगर सूरज के आकार को छोटा भी कर दिया जाए तो भी फ्लैट अर्थ के किसी हिस्से में कंप्लीट डार्कनेस होना जैसा कि रात में होता है वैसा संभव नहीं है। उसका कारण है कि आकार में छोटा होने के बावजूद सूरज की रोशनी को फ्लैट अर्थ के दूर हिस्सों में पहुंचने से रोकने वाला यहां पर कुछ भी नहीं है। सूरज भले फ्लैट अर्थ के किसी हिस्से के ऊपर ना होकर उससे कितना भी दूर हो, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी कम मात्रा में ही सही लेकिन बाकी हिस्सों तक भी पहुंचेगी ही। फ्लैट अर्थ पर सो कॉल्ड रात के समय सूरज पूरी तरह से गायब नहीं होगा, बल्कि क्षितिज के ऊपर एक बेहद तेज रोशनी वाले तारे की तरह दिखता रहेगा, जिसकी रोशनी इतनी होगी कि आप इसकी रोशनी में आसानी से किताब पढ़ सकेंगे। जैसे जैसे दिन होगा ये तारे जैसा दिखने वाला सूरज धीरे धीरे क्षितिज से चलकर आपके सर के ऊपर आ जाएगा और साथ ही इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन फ्लैट अर्थर्स ने इस समस्या का भी एक समाधान निकाल लिया है, और वो ये कि सूरज की रोशनी सर्च लाइट की तरह डायरेक्शनल है। ऐसा करके रात वाले हिस्सों में भी कंप्लीट डार्कनेस को अचीव किया जा सकता है। पर यहां भी कुछ भारी समस्याएं हैं। यहां समस्या यह है कि ग्लोब अर्थ पर जिस तरह का सनसेट और सनराइज हम देखते हैं वो हमें फ्लैट अर्थ पर सर्च लाइट सन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। सनराइज और सनसेट के समय सूरज हमें क्षितिज से उगता दिखता है और ये एकदम गोल होता है, लेकिन डायरेक्शनल लाइट वाला सर्च लाइट सन क्षितिज से किस तरह उगेगा और गोल कैसे दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ग्लोब अर्थ पर धरती के कर्वेचर की वजह से हमें चीजें क्षितिज से उगती नजर आती हैं, लेकिन फ्लैट अर्थ पर चीजें क्षितिज से नहीं उगेंगी, बल्कि क्षितिज के कुछ ऊपर से उगेंगी और डायरेक्शनल लाइट वाला सन केवल सर के ऊपर आने पर ही गोल दिखेगा। इसके साथ ही फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटी को डिफाइन करना भी एक बड़ी चुनौती है। स्फेरिकल अर्थ पर आप कहीं भी खड़े हो, ग्रेविटेशनल पुल लगभग यूनिफॉर्म होता है, और चूंकि स्फेयर का सेंटर ऑफ मास स्फेयर का सेंटर होता है, इसलिए अर्थ की सरफेस पर आप कहीं भी खड़े हो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन फ्लैट अर्थ पर ऐसा नहीं होगा। फ्लैट अर्थ पर आप जैसे जैसे इसके सेंटर से दूर जाएंगे ग्रेविटी आपको डिस्क अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी। ऐसे में यदि आप लगातार साउथ की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप अप हिल जा रहे हो। जितना ज्यादा साउथ की तरफ जाएंगे आपको लगेगा कि चढ़ाई और खड़ी होती जा रही है। ग्रेविटी के ऐसे व्यवहार के कारण ऐसी जगहों पर मकान भी सीधे बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे में ग्रेविटी उन्हें लगातार एक ओर खींचती रहेगी और उनके गिरने का खतरा बना रहेगा। लेकिन फ्लैट अर्थ के प्रोपोनेंट्स ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है। उनका कहना है कि फ्लैट अर्थ स्पेस में अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेटिंग स्पीड से मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल पुल का कारण यही है। लेकिन यहां पर भी कई समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू धरती पर सभी जगह एक जैसी नहीं है। ये पोलर रीजन्स पर कुछ ज्यादा है तो इक्वेटर पर कुछ कम, जिसका कारण है अर्थ का रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से पैदा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर कुछ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इक्वेटर पर जी की वैल्यू में मामूली सी कमी आ जाती है। हालांकि इतनी कम होती है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते, पर इसे मापा जा सकता है। फ्लैट अर्थ मॉडल में इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके साथ ही फ्लैट अर्थ मॉडल में बिना ग्रेविटी सूरज और चांद किस कारण से धरती के ऊपर चक्कर काट रहे हैं और कैसे वो धरती से कांस्टेंट दूरी पर बने हुए हैं, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जो फ्लैट अर्थ को लगातार ऊपर की ओर एक एक्सीलरेटिंग स्पीड से पुश कर रही है, और ये ऊर्जा कहां से आ रही है? अगर इसी स्पीड से फ्लैट अर्थ को पुश करती रही तो अब तक तो धरती को लाइट की स्पीड को क्रॉस कर जाना था। वैसे फ्लैट अर्थ मॉडल को डिबंक करने के लिए हमें इतने ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। हम कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस के जरिए इसे कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो ये कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो हम दूरबीन के जरिए काफी दूर तक की चीजों को देख सकते थे। लेकिन आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली दूरबीन क्यों ना ले लें, आप हॉरिजॉन से आगे नहीं देख सकते। फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि इसकी वजह धरती के सरफेस पर मौजूद डेंस एटमॉस्फेयर है, पर असल में ऐसा नहीं है। डेंस एटमॉस्फेयर के बावजूद एक क्लियर डे को आपकी आंखें 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आसानी से देख सकती हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप जमीन पर खड़े होकर लगभग 5 किलोमीटर तक की दूरी तक ही देख पाते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा भी नहीं हो पाता क्योंकि पेड़ और बिल्डिंग जैसी तमाम रुकावटें हमारी नज़र की राह में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप समुद्र तट पर हों तो आप इतनी दूरी तक ही देख पाएंगे। इसका कारण है धरती का कर्वेचर। इस कर्वेचर की वजह से एक दूरी के बाद धरती की सतह हमारी साइड से ओझल हो जाती है। हालांकि अगर कोई चीज सतह से ऊपर है तो उसे हम देख पाते हैं। जैसे यदि समुद्र में दूर पर कोई पहाड़ी टापू है तो वो हमें दिखेगा, लेकिन उसका तट और उसके आसपास मौजूद नौकाएं हमें नहीं दिखेंगी।
भले ही हम दूरबीन का ही प्रयोग क्यों ना करें। इसी तरह यदि आप तट से दूर जाते किसी शिप को देखें तो पहले उसका तला ओझल होगा, बाद में उसका मस्तूल। धरती की गोलाई के कारण ही हम रेडियो टीवी सिग्नल्स को एक सीमित दायरे में ही प्रसारित कर पाते हैं। भले ही आप कितना ही पावरफुल रेडियो सिग्नल क्यों ना भेजें, धरती की सतह पर यह सिर्फ 60-70 किलोमीटर तक ही जा सकता है। एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर आप इसे कुछ और ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन एक ही एंटीना से 100-200 किलोमीटर से ज्यादा आप इसे प्रसारित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर कुछ दूरी पर रिले स्टेशंस बनाने पड़ते हैं और इसीलिए हमें सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ती है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही हवाई यात्राओं में लगने वाला समय भी फ्लैट अर्थ के प्रोपोनेंट्स के लिए भारी चुनौती पेश करता है। अगर अर्थ फ्लैट हो तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, लैटिट्यूड लाइन्स की लंबाई भी लगातार बढ़ती जाएगी। जबकि ग्लोब अर्थ पर साउथ की तरफ जाने पर इक्वेटर तक तो ये लंबाई बढ़ती है, पर उसको पार करने के बाद घटती जाती है। फ्लैट अर्थ पर इसके बढ़ते जाने का मतलब है साउथ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में यदि कोई फ्लाइट साउथ के किसी कॉन्टिनेंट से साउथ के ही किसी अदर कॉन्टिनेंट के लिए उड़ती है तो उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे सिडनी से सैंटियागो जाने वाली फ्लाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर से होकर जाती है, जबकि फ्लैट अर्थ पर इसे इस तरह से होकर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर सकती है और फ्लाइट हमेशा ऐसे ही स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लेकिन फ्लैट अर्थ पर पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाने के लिए फ्लाइट को अननेसेसरीली एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरी होने के साथ साथ काफी लंबा भी होगा और इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन कोई भी थोड़ी सी गूगलिंग करके ये पता कर सकता है कि इस फ्लाइट में एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। फ्लैट अर्थ मॉडल में सॉदर्न हेमिस्फीयर पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाने की वजह से इसके प्रोपोनेंट के लिए भारी चुनौतियां पेश करता है और इसलिए इसके तमाम समर्थक सॉदर्न हेमिस्फीयर की मौजूदगी से ही इनकार करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये मौजूद तो है पर वहां मानव आबादी नहीं है, यानी इनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया में कोई रहता ही नहीं है और वहां होने वाली घटनाएं सरकारों द्वारा स्क्रिप्टेड है। दोस्तों, ये तो मात्र कुछ चुनौतियां हैं जो फ्लैट अर्थ मॉडल को अनसाइंटिफिक सिद्ध करती हैं। वास्तव में फ्लैट अर्थ मॉडल की हर चीज पर इतने सवाल हैं जो इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक रूप से इसके कट्टर समर्थकों ने हर तरह की आलोचना से निपटने का कोई ना कोई बहाना तैयार कर रखा है, जिसके जरिए वो खुद को दिलासा दे लेते हैं कि वो सही है। फ्लैट अर्थ के समर्थकों के तर्क भले ही कितने मूर्खतापूर्ण हो, पर वो मानव के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक अच्छा केस है। कैसे कोई उन सब एविडेंस से मुंह मोड़ सकता है जो कि एकदम उसकी आंखों के सामने है? आखिर वो क्या चीज है जो हम इंसानों को अपनी विचारधारा से पागलपन की हद तक चिपके रहने के लिए मजबूर करती है? इस सवाल का जवाब मैंने पिछली एक वीडियो में दिया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे और शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर फ्लैट अर्थ जैसी स्टूपिड मॉडल में विश्वास रखने वाले भी क्या स्टूपिड है? क्या वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, या जिनको चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, या वो बाकी लोगों से कम रैशनल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग रिलीजियस रीजन्स की वजह से फ्लैट अर्थ मॉडल में विश्वास रख सकते हैं, पर यह कोई मेन रीजन नहीं है, क्योंकि आज सभी धर्म ग्लोब अर्थ मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। भले ही उनके रिलीजियस टेक्स्ट अर्थ को फ्लैट बताते हों, पर धर्मगुरुओं ने बहुत पहले ही उनकी इंटरप्रिटेशन को बदलकर अर्थ को ग्लोब के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और ज्यादातर लोग इन इंटरप्रिटेशन को विदाउट एनी डाउट एक्सेप्ट करते हैं। फ्लैट अर्थ मॉडल में विश्वास रखने की असल वजह कुछ और है। मैंने जहां तक इन लोगों को देखा सुना है, मुझे ये आम लोगों की तुलना में ज्यादा स्केप्टिकल अप्रोच वाले लगे हैं, और ये इसलिए क्योंकि वास्तव में ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्लोब अर्थ मॉडल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि विज्ञान ने ऐसा साबित किया है। और ये एक अच्छे रैशनल पर्सन की क्वालिटी है कि वो चीजों को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करता। एक्चुअल में वो उन फैक्ट्स पर डाउट करता है और देखता है कि क्या वो वास्तव में सही है। फॉल्सिफिकेशन साइंटिफिक मेथड का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं उन्हें गलत सिद्ध करने की कोशिश करना, यानी देखा जाए कि क्या उन्हें गलत सिद्ध किया जा सकता है या सेम ऑब्जर्वेशंस का कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आखिर गलती कहां पर है? गलती असल में यहां पर है कि वो जिन चीजों पर डाउट कर रहे हैं उन चीजों की उन्हें पूरी समझ नहीं है। उन्हें साइंस की जितनी नॉलेज है उसके बेस पर चूंकि वो अर्थ को ग्लोब सिद्ध नहीं कर पाते हैं, या उन एक्सपेरिमेंट्स जिनके जरिए हमें अर्थ के गोल होने का पता चलता है उन्हें चूंकि वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं या उन्हें खुद से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, यहां से उन्हें ग्लोब अर्थ मॉडल पर डाउट पैदा होता है। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि उनके सेंसेस तो उन्हें बता रहे हैं कि धरती फ्लैट है, पर साइंटिफिक डेटा कुछ और ही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया भर की सरकारें साइंटिफिक कम्युनिटी के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रही हैं? आखिरकार ये सब है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ना। ये चीज हमारे समाज में पल रही एक गंभीर समस्या की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाती है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आम हो जाने के बाद दुनिया में फ्लैट अर्थर्स की संख्या बढ़ी है?
2018 में अमेरिका में कंडक्ट हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है। असल में अर्थ की शेप पर डाउट करने वाले पहले भी मौजूद रहे होंगे, पर सोशल मीडिया और खासतौर पर यूट्यूब के आम होने के बाद ऐसे लोगों को तमाम ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो गया जिसमें अर्थ को फ्लैट सिद्ध किया गया था और जिसने उनके डाउट को यकीन में बदल दिया। साथ ही एक चीज और है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। एक आम इंसान जिसे चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, उसे ये थ्योरीज दिमाग पर ज्यादा जोर दिए बिना आसानी से समझ आ जाती हैं और साथ ही उसे इंटेलेक्चुअल होने का एहसास भी कराती हैं। उसे लगता है कि वो कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ को जान गया है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। लोग खुद को अलग और खास दिखाने के चक्कर में इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी आपको तमाम अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कोरोना कॉन्स्पिरेसी में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार ये बीमारी दुनिया भर की सरकारों का मिला जुला षड्यंत्र है। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग कोई कम पढ़े लिखे या अंधभक्त टाइप के लोग नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को जो कि काफी रैशनल विचार रखते हैं, उन्हें भी इस कॉन्स्पिरेसी में विश्वास करते पाया है। ओके, तो आखिर समस्या कहां पर है? समस्या की जड़ असल में विज्ञान और समाज के विकास की रफ्तार के अंतर में छुपी है। बीती शताब्दी के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हुआ है, समाज उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सका है। हम विज्ञान की खोजों के तकनीकी पहलुओं को एक आम इंसान को समझाने में असफल रहे हैं। विज्ञान में जिस तेजी से विकास हो रहा है, ये दिन ब दिन और ज्यादा जटिल होता जा रहा है और साथ ही इस नई जानकारी को आम इंसान को समझा पाना भी और मुश्किल होता जा रहा है और इस तरह नॉलेज का एक गैप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नॉलेज के इस गैप का फायदा उठाकर तमाम चालबाज लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, सूडो साइंटिफिक थ्योरीज के जरिए लोगों को गुमराह कर अपना धंधा चमकाने में लगे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक जानकारी को आम लोगों को समझ आ सकने वाली भाषा में कैसे कन्वे किया जा सकता है, इस पर काफी काम करने की जरूरत है और जब तक ये नहीं होगा तब तक एक बड़ी आबादी इसी तरह भ्रम का शिकार होती रहेगी। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के अंत में मैं अपने सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर के साथ साथ सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे और आपके इस मिशन को मजबूती देते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।